कि हम करंट अफेयर्स, जनरल साइंस और FIA एक्ट, इन तीनों को लेके चल रहे होंगे। पहले 2 दिन फिर आज 12 to 3 वाली गैप है, करंट अफेयर्स प्लस जो आपका मैथ्स है वो चलेगा, मैथ्स एंड करंट अफेयर्स। बाकी आज ADFIA 2018 का, ये 2018 का कोई भी इंस्पेक्टर का पेपर, उसका सोल्यूशन जो है उसकी मैं वीडियो रिकॉर्ड करके सुबह 11 बजे आपको चैनल पे प्रीमियर हो जाएगी। 2 पार्ट्स में होगी, एक पार्ट आप 11 बजे होगी और एक शाम को 4 बजे होगी, तो वो लाजमी देख लीजिएगा। सो उससे ये होगा कि आपका जो मैथ्स का 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, 2 और हो जाएंगी। इस तरह से साथ मेरा मकसद ये है कि ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं बेसिक, वो साथ साथ clear होते रहें, और जब हम फॉर्मली मैथमेटिक्स कर रहे हों तो वहाँ पर आपको कुछ थोड़े एडवांस ट्रिक की क्वेश्चंस की तरफ लेके जाया जाए। ऐसा ना हो कि आप वहाँ पे भी हम अगर बेसिक्स ही कवर कर रहे हों तो थोड़ा सा ज़रा प्रॉब्लम हो जाएगी। सो जनरल साइंस का जी लेक्चर नंबर 1 है आज का। और इसमें सबसे पहले ये कि बायोलॉजी, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स वगैरह को भी जब हम कवर करने जा रहे हैं तो ये सब कुछ बायोलॉजी के ही एम्बेट में आता है। सिस्टम्स को कल कवर कर सकते हैं, और इसके अलावा जो बाकी एरियाज हैं, ऑर्गन्स, पार्ट्स हैं, उनको देखा जा सकता है, या एनवायरमेंटल साइंस की तरफ जाया जा सकता है। इसके अलावा ये मैं बताता चलूँ कि जो आपका सोलर सिस्टम है उसका पार्शली, मतलब लाइक उसका 1 पार्ट, वो 3 पार्ट में टोटल वीडियो आनी है, उसका जो 1 पार्ट है वो ऑलरेडी अपलोडेड है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स का। तो जूवियन प्लैनेट्स और अर्थ और सन का भी मैं वीडियो जो है वो कल बनाकर वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो सोलर सिस्टम आप सारे के सारा वहां से देख लेना, इन डिटेल कवर कराया होगा। इधर मैं फिर दूसरे टॉपिक्स लेके चल रहा हूँ, ठीक है। सो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। अब अक्सर वो पूछ लेता है कि बायोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम, और ये मतलब 9th में जब बायो पढ़ी थी तो उस वक्त का भी MCQs में आता था, और ये वन पेपर में भी अक्सर पूछ लेता है कि बायोलॉजी जो है वो किन एक तो ओरिजिन इसका किस लैंग्वेज से है, तो ग्रीक लैंग्वेज है। चाहे कोई भी सोशल साइंस हो या फिजिकल साइंस हो, उसका जो बेसिक ओरिजिन है वो आपको ग्रीक से मिलता है या उसके बाद लैटिन से मिलता है। लैटिन इसलिए कि जो इटालियन लोग थे उनकी जुबान लैटिन थी, और वो उनका जो रोमन एम्पायर है उसके अंडर लैटिन का एक काफ़ी इन्फ्लुएंस था। तो कुछ आपकी डेवलपमेंट्स उस टाइम पे हुई और उससे पहले, लेकिन ज़्यादातर जो आपका इंटेलेक्ट है जिसको वेस्टर्न हेरिटेज कहते हैं, वो आपका ग्रीक एरा से स्टार्ट होता है। तो इस वजह से आपको ग्रीक में ही टर्मिनोलॉजीज मोस्टली मिलती हैं। ये मैं साथ इसलिए ट्रिक के तौर पे बता रहा हूँ कि अक्सर बंदे के जहन में वहां पर नहीं आ रहा होता, मतलब इतना ज्यादा डाटा मेमोराइज करने वाला है ना, तो स्मार्ट गेस करना पड़े तो आपको किस तरह से चले। अच्छा, ग्रीक वर्ड जो है बायोस एंड लोगोस, इनसे बायोलॉजी डिराइव्ड है। और बायोस मीन लाइफ एंड लोगोस मीन स्टडी, सो बायोलॉजी इज बेसिकली स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी की जो टर्म है ये 1802 में कॉइन हुई थी, लेमार्क ट्रिविरनस। ये थे बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये टर्म ओरिजिनेट की थी। प्रॉपर टर्म जिसको कहते हैं बायोलॉजी की, वो आपकी 1802 में आई है। इसके बाद बॉटनी जो है वो प्लांट स्टडी को बॉटनी कहते हैं, एंड एनिमल स्टडी को जोलॉजी कहते हैं। तो जो प्लांट स्टडी है वो थियोप्रेस्टस थे, एक इसी हवाले से फिलोसफर थे और साथ सोशल साइंटिस्ट भी थे। उन्होंने ये टर्म ओरिजिनेट की थी, बॉटनी, ठीक है। एंड जोलॉजी एनिमल स्टडी अरिस्टोटल का काफी काम था, और इसी वजह से उसने इंसान को सोशो पॉलिटिकॉन कहा था। मतलब ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल। सो वो जो कॉन्सेप्ट है सोशल एनिमल का, ह्यूमन का, वो ओरिजिनेट करता है प्लेटो के टाइम, अरिस्टोटल के टाइम पे। तो उसने क्योंकि सोशो पॉलिटिकॉन कहा था, ये टर्म अक्सर पूछ लेता है MCQ में, इसलिए एनिमल स्टडी का जो सेहरा है उसके सरी पूछता है कि जोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस कराने वाला एरिस्टोटल। सही हो गया। देन माइक्रोबायोलॉजी, एज नेम सजेस्ट, इट स्टैंड फॉर स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी जैसा कि नेम बताता है, स्टैंड फॉर स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। इसके अलावा अक्सर माइक्रोबियल डिजीजेज में से एक चीज़ होती है पायरिया। ये डिजीज़ क्या है? बाकी जो डिजीजेज हैं और इन्वेंशन हैं बाकी चीज़ों की, कंप्यूटर रिलेटेड, तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को लेक्चर करा चुका हूँ, तो वो भी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे इसमें। तो पायरिया जो डिजीज है वो टीथ्स एंड गम्स को जो डिजीज इन्फ्लिक्ट होती है,
उसको पायरिया कहते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को रिच इन फाइबर होते हैं, और ये अक्सर जो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है या मेरे के अंदर जो प्रॉब्लम होती है तो उसको स्मूथ करने के लिए भी अक्सर जो आपका इन द रॉ फॉर्म जो इस्पगोल है वो एक कार्बोहाइड्रेट्स की वो एक फॉर्म है। तो रिच इन फाइबर, तो इनको कार्बोहाइड्रेट्स जैसे जितने भी फूड हैं उनको इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपकी डाइजेशन प्रोसेस को जो है वो इम्प्रूव करते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स फाइबर कंटेंट किस पे सबसे ज्यादा होता है वो अक्सर पूछ लेता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन। तो आपने उसका जो आंसर है वो फाइब्रोनियस कंटेंट जो है वो सबसे ज्यादा है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। अच्छा जी, जैसा मैंने बताया था कि आज का लेक्चर न्यूट्रिएंट्स का तकरीबन मैक्सिमम पोर्शन कर रहे हैं, लेकिन विटामिन आज नहीं है क्योंकि विटामिन एक प्रॉपर एक पोर्शन है जो कल का पहला पूरा सेशन एक्वायर कर रहा होगा। सो न्यूट्रिएंट्स दो तरह के होते हैं। एक वो है कि जिनकी बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत है, जिनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट आ जाते हैं, फैट आ जाते हैं, प्रोटीन आ जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनके अंदर विटामिन आ जाते हैं और मिनरल्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं विटामिन से रिलेटेड वैसे मैं कल करवाना है, एक कॉमन सा क्वेश्चन है वो मैं पूछ लेता हूँ आप लोगों से कि विटामिन ए की अगर विटामिन ए का जो नेम है वो क्या है, साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन सी, ये अगर आप लोग बता दो। इफ यू आर, अगर आप लोगों को पहले से पता है, वरना मैं वैसे ही बता दूं। एनीवन, विटामिन ए एंड विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम है वो कोई बता सकता है? Yes, vitamin A is retinol and vitamin C is ascorbic acid. So now moving forward, carbohydrates जो है बेसिकली इनको सैकराइड्स भी कहते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर। इनको सैकराइड्स भी कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स को। और 1 ग्राम ऑफ सैकराइड जो है वो बेसिकली 3.9 कैलोरीज के इक्वल है। कार्बोहाइड्रेट्स को इंस्टेंटेनियस एनर्जी भी कहते हैं, मतलब लाइक अगर आपका कोई भी जिम का या डाइटिंग प्लान आपको देते हैं तो इंस्टेंट एनर्जी अगर किसी से मिलती है। विटामिन सी का नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। अच्छा, तो अ ग्राम ऑफ सैकराइड जो है वो बेसिकली कितनी एनर्जी आपको देता है? 3.9 कैलोरीज। सही है। सो इसका जो बेसिकली फार्मूला है कार्बोहाइड्रेट्स का, सेकेराइड्स की जब बात आएगी ना तो सेकेराइड्स आपका हेक्सोज से स्टार्ट होते हैं, मतलब लाइक ग्लूकोज और ये जो आपके ग्लैक्टोज हैं ये आपके हेक्सोज हैं बेसिकली। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो फार्मूला है वो CnH2nOn है। ठीक है, सो ये कार्बोहाइड्रेट्स का फार्मूला है। और बेसिकली अगर आप रेशो देखो तो कार्बन की रेशो 1 होगी मॉलिक्यूल के अंदर, हाइड्रोजन की 2 एंड ऑक्सीजन की 1। तो 1:2:1 जो है ये रेशो होगी। ठीक है, तो ट्रायोस जो है वो आपका C3H6O3। सिंपल इज दैट। अब मोनोज क्या होगा? C1H2O2। ओ C1H2O, ये मोनोज होगा। डायोज क्या होगा? C2H4O2। सही है। सो आपने नेम के साथ जो है वो, अब जैसे 7 को हेप्टा कहते हैं तो हेप्टोज क्या होगा? C7H14O7। सही है। सो ये सिंपल समझाने के लिए आपको, ताकि इन केस आपको जो है भूल जाओ तो रेशो जो है वो आपको याद हो कि क्या हो। ठीक है। सो CH&O की जो रेशियो है 1:2:1 है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की रेशियो 2:1 है, लेकिन कार्बन एंड ऑक्सीजन जो है वो सेम 1:1। इसको फ्यूल फॉर एनर्जी भी कहते हैं, इंस्टेंट एनर्जी की सोर्स भी कहते हैं कार्बोहाइड्रेट को, सैकराइड्स को। और स्मॉलेस्ट यूनिट जो इसका है वो ग्लूकोज कहलाता है। यहाँ तक एनी क्वेश्चन या एनी कंफ्यूजन? ऑल्दो इट्स टू सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं और मेमोराइजिंग ज्यादा है इनमें, लेकिन फिर भी कोई क्यूरी या कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। एनी क्वेश्चन? राइट हो, ये सब क्लियर है? क्लियर है तो एक दफा ओके लिख दो। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया।
अच्छा, मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं? जो ग्लूकोज है बेसिकली ये मोनोसेक्राइड है, ठीक है। ग्लेक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, उसके अलावा फ्रुक्टोज हो गया, ये मोनोसेक्राइड्स कहलाते हैं। मोनोसेक्राइड्स मीन सिंपल शुगर। जो हेक्सोज है ना, C6H12O6, ठीक है, जिनमें वन शुगर मॉलिक्यूल होगा, वो आपका क्या होगा? सिंपल शुगर होगा, वो मोनोसेक्राइड्स होगा। तो मोनोसेक्राइड्स बेसिकली तीन है, और ये जो तीन फेमस है, ये आपको लाजमी पता होनी चाहिए। ग्लूकोज, ग्लेक्टोज एंड फ्रुक्टोज, इन तीनों का फार्मूला जो है ना वो सेम है, C6H12O6। अक्सर वो ये पूछ लेता है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज इज ए मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड? So glucose, galactose, and fructose is monosaccharide. Mono means one. इसको सिंपल शुगर भी कहते हैं, सिंगल शुगर मॉलिक्यूल से कॉन्स्टिट्यूट हुआ होता है। ठीक हो गया? सो आफ्टर दिस मोस्ट अबेंडेंट इन नेचर जो है ना वो डी ग्लूकोज, और ये आपने अक्सर देखा होगा ग्लूकोज के साशे भी मिलते हैं डी ग्लूकोज के ना। सो एनर्जी आपको इनटेक बराबर करने के लिए, तो ये सबसे नेचर के अंदर अबंडेंट जो है वो डी ग्लूकोज है, ठीक है। जो सिंपल एंड मोस्ट सिंपलिस्टिक फॉर्म है। सेकेराइड्स का जो लफ्ज है वो बेसिकली ग्रीक वर्ड सेकरोन से निकला है, जिसका मतलब है शुगर। सेकेराइड्स बेसिकली डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड सेकरोन विच मींस शुगर। और इसके अलावा ये है कि जो ग्लूकोज है ये इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन एंड ब्लड शुगर। ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है वो मेंटेन करने के लिए ग्लूकोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सही है। उसके बाद जितना भी आपका जो आप फूड इंटेक करते हो, जो आप फॉर एग्जाम्पल ब्रेड खाते हो, तो वो जब आप च्यू करके जब डाइजेस्टिव सिस्टम जाता है तो ब्लड में जब डिसॉल्व होता है तो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होता है। सही है। तो स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स किसमें है, या इसमें सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट कौन सी चीज है इसके अंदर पाया जाता है? तो वो फ्रूट्स है, ठीक है। स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली फ्रूट्स, फ्रुक्टोज होती है सबसे स्वीटेस्ट, और ये पाई किस में जाती है? फ्रूट्स का। मतलब स्वीटेस्ट, अगर मतलब फ्रुक्टोज की भी सबसे ज्यादा क्वांटिटी की अगर बात की जाए तो वो आपके फ्रूट्स में पाई जाए। देन ग्लूकोज का मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ऊपर सारे इसके जितने भी फंक्शंस हैं और इसके सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन एंड ब्लड शुगर, ये लाजमी याद रखिएगा। ये अक्सर एमसीक्यूज इससे रिलेटेड स्पेसिफिक पूछ लेता है। सो ग्लेक्टोज, ग्लेक्टोज लैक्ट ग्लूकोज ही है ये बेसिकली। ये आल्सो मोनोसेकेराइड है, लेकिन ये बेसिकली शुगर है स्पेसिफिक, जो कि मिल्क एंड योगर्ट में पाई जाती है। योगर्ट में, दही में और मिल्क में जो शुगर पाई जाती है उसको ग्लेक्टोज कहते हैं। ओके। फ्रुक्टोज जो है या हनी में होती है या फ्रूट्स में होती है, वो भी C6H12O6। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, वैसे ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी। लेकिन फ्रुक्टोज जो है, ग्लूकोज एंड लैक्टोज, ये तीनों मोनोसेक्राइड्स हैं, बेसिक सेक्राइड्स आप कह सकते हो। गॉट इट? यहां तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके लिख दो अगर ओके है सब तो। अच्छा, ओलिगोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड बेसिकली, और भी और ट्राइसेकेराइड्स भी, इस तरह के सारे ओलिगोसेकेराइड में आते हैं। ओलिगोसेकेराइड स्टैंड फॉर, ओलिगो मींस फ्यू, ठीक है। तो 2 से 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर अगर हो, मैं ऊपर मोनोसेकेराइड में आपको ये बता कर आया हूं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर पे बनता है, ठीक है। सो ओलिगोसेकेराइड क्या होगा? ओलिगोसेकेराइड होगा कि अगर 2 से 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर है तो वो क्या कहलाएगा? ओलिगोसेकेराइड। सो फॉर एग्जाम्पल माल्टोज, ये डाइसेकेराइड भी है, इसको ओलिगो अगर, लेकिन अगर वहां पर ऑप्शन में डाई लिखा हुआ, ग्लूकोज, सुक्रोज और लैक्टोज के लिए, तो आप डाई टिक करोगे। अगर डाई ना लिखा हुआ, तो ओलिगो लिखा हुआ, तो आप ओलिगो भी कर सकते हो, क्योंकि बाय डेफिनेशन 2 to 10 मॉलिक्यूल्स जो है वो ओलिगो में आते हैं। बिकॉज अक्सर वो इस तरह से भी ट्रिक कर जाता है। सो माल्टोज कैसे बनता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जब रिएक्ट करते हैं तो माल्टोज बनता है। सही है।
इन सब का फार्मूला जो है वो C12H22O11 है, लेकिन साथ एक और एलिमेंट निकलता है, लेकिन स्टिल आपको पता होना चाहिए। सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज से बनता है, और ये बेसिकली जो टेबल शुगर है उसको सुक्रोज कहते हैं। फ्रुक्टोज किस में थी? हनी में थी एंड फ्रूट्स में थी। लैक्टोज किस में थी? योगर्ट में थी एंड मिल्क में थी। लैक्टोज जो है ना वो सिर्फ मिल्क के अंदर होती है, और ये बेसिकली लैक्टिक एसिड होता है मिल्क के अंदर, तो उसको ये साथ मैंने एसोसिएटेड एमसीक्यू आपको बता दिया। लैक्टिक एसिड इज फाउंड इन मिल्क। लैक्टोज जो है ग्लूकोज एंड लैक्टोज से बनती है, और ये मिल्क में फाउंड की जाती है। सही हो गया। और माल्टोज कहाँ फाइंड की जाती है? माल्टोज कैसे बनती थी? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, फाउंड इन बॉइलिंग राइस वाटर। जो उबलता हुआ चावल होते हैं ना, तो जब आप चावल उबालते हैं तो उसके साथ वो जो वाटर होता है साथ वाइट वाइट का बन जाता है, सो वो उसके अंदर जो शुगर फाउंड होती है वो बेसिकली माल्टोज कहलाती है। और ये बनती कैसे? ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। अच्छा, अब ये जो डाइसेकेराइड्स फेमस जो थी ओलिगोसेकेराइड्स, इनके अंदर से एमसीक्यू को क्या पूछ सकता है कि माल्टोज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, या वो ये पूछ सकता है, या उसके अलावा ये पूछ सकता है कि ये डाइसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड है। गॉट इट? सो इस तरह से आपको ये मुख्तलिफ तरीके से ट्रिक कर सकता है। प्लस ये पूछ सकता है कि कौन सी चीज के, जैसे माल्टोज जो बॉइलिंग राइस वाटर में है, लैक्टोज इज इन मिल्क, सुक्रोज इज आल्सो कॉल्ड टेबल शुगर। अच्छा जी, इसके बाद पॉलीसेकेराइड्स होती है कि जो न्यूमरस मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर से बनी होती है, ठीक है, और इनको कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं। तो यही कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कन्वर्ट करता है। यहां तक सब क्लियर है? ओके, लिखते हैं एक दफा। अच्छा, पॉलीसेकेराइड्स जो है कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं, और ये मोस्ट अबंडेंट है, और ये जितना भी आपकी खुराक है, गजाई अजनास है, उनके अंदर ये फाउंड पाए जाते हैं। सो फॉर एग्जांपल सेलुलोज का आपने नाम सुना होगा। ये प्लांट कार्बोहाइड्रेट है और बड़ा फेमस है, और जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो आपकी सेलुलोज से बनी होती है। इसके अलावा काइटिन जो है वो डिफरेंट होता है कि फंगस जो सेल होता है उसकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से बनी होती है। उसको चाइटिन भी कहते हैं, काइटिन भी कहते हैं। सो फंगाई सेल वॉल जो है वो काइटिन से बनी होती है, और सेलुलोज जो सेल वॉल है, प्लांट की सेल वॉल है, उसको में सेलुलोज पाए जाते हैं। सेलुलोज कहाँ जाते हैं? ये जो आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर सेलुलोज बहुत यूज होता है, और ये इसका एक क्वाइट एडवांटेज है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया में $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है, और उसके अंदर ये सेलुलोज यूज होता है। स्टार्च जो है वो क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं प्लांट्स, ठीक है। ह्यूमन के अंदर इसकी जगह जो है वो क्या होता है? ह्यूमन में या एनिमल्स में ग्लाइकोजन। अच्छा, स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट करते हैं, ये व्हीट एंड राइस में स्टार्च पाई जाती है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है बेसिकली। और ये वो कार्बोहाइड्रेट है जो सबसे ज्यादा ह्यूमन यूज करते हैं। आप खुद ही देख लो, व्हीट एंड राइस में पाई जाती है सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा जो स्टेपल है, ठीक है, जिसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, जिसकी वजह से अभी आपका बहुत फेमस ब्लैक सी ग्रेन डील जो चल रही है रशिया एंड यूक्रेन के बीच में करवाई गई थी यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, जिस पर रशिया अभी फिलहाल उसको नहीं कर रहा, और जो दुनिपर पोर्ट है उसके ऊपर भी उसने अटैक कर दिया, कि बेसिकली जो अल्टरनेटिव रूट था, और उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू यूक्रेन 40,000 टन ऑफ ग्रेन्स जो हैं वो उसमें डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो वो बेसिकली एक प्रॉब्लम है आ रहा है दुनिया में, और उसके बाद से आप देखें तो फूड स्टेपल की और स्पेसिफिकली वीट की जो प्राइस है वो काफी हाइक पकड़ी हुई है उसने, बिकॉज ऑफ ग्लोबल कमोडिटी सुपर साइकिल से हम गुजर रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि वीट कितना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
उसके अलावा राइस एक बहुत बड़ा कंज्यूमिंग फूड है। तो जब करंट अफेयर में हम करेंगे तो ब्लैक जो ग्रेन डील है ये, क्योंकि इवेंट्स भी हमने करने हैं तो होपफुली कल मैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड इंपॉर्टेंट सबमिट्स कर रहा हूँ, तो उसके अंदर ये आपको मैं साथ एक्सप्लेन कर दूंगा कि ब्लैक सी ग्रेन डील क्या थी बेसिकली। इधर तो आपके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इधर एमसीक्यूज के हवाले से तो जस्ट आपको ये पता होना चाहिए हुई कब, कौन कौन स्टेक होल्डर है, किसकी गारंटी है, क्या है, और कौन कौन सी पोर्ट्स जो है उनके पार्क को खत्म करना है, और ये बस ये मामला है। उसके अलावा रशिया बेसिकली ये चाहता है कि उसके जो फूड आइटम्स हैं और उसके जो फर्टिलाइजर्स हैं जिन पर वो लगी हुई है, इम्पोजिशन लगी हुई है उस पर, मतलब सेंक्शंस लगी हुई है, उनको रिस्टोर किया जाए और उसका शेयर इन द ग्लोबल सप्लाई जो है बढ़ाया जाए। तो बेसिकली एज ए ब्लैकमेलिंग टैक्टिक यूज कर रहे हैं। अच्छा, जो फंगाई की सेल वॉल है वो मैंने बताया था काइटिन से बनी हुई है, इसके अलावा मशरूम की सेल वॉल भी जो है वो भी काइटिन से बनी हुई है। मशरूम सेल वॉल इज आल्सो मेड अप ऑफ काइटिन। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ग्लाइकोजन क्या है? कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, इसको ग्लाइकोजन कहते हैं। प्लांट में क्या होता है? स्टार्च होता है। और ग्लाइकोजन को एनिमल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। यही डिफरेंस है बिटवीन द, जब आप एनिमल सेल एंड प्लांट सेल का कंपैरिजन करते हैं तो वहां पे भी ये चीज डिस्कस होती है। अच्छा, ग्लाइकोजन जो है ना वो स्टोर होता है लिवर में एंड मसल। ह्यूमन लिवर में जो है, लिवर में तो स्टोर हो जाता है। मसल्स के अंदर जहां स्टोर होता है उसको एडिपोज टिश्यूज कहते हैं। एडिपोज टिश्यूज, ठीक है, उन टिश्यूज में स्टोर होता है। हेपरिन जो है वो पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये जो ब्लड क्लॉटिंग है ना विद इन द नर्व, उसको रोकता है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हार्ट अटैक और इन सब की जो वजूहत बनती हैं वो आपकी हेपरिन बनती है। और हेपरिन जो है वो, बिकॉज ऑफ हेपरिन जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं करता इन द नर्व्स। इसको एंटी क्लॉटिंग एंटी कोएगुलेंट एजेंट भी कहते हैं, और ये मेडिसिन में भी यूज होता है। जब किसी को हार्ड होता है ना, या लाइक जैसे आपकी ये जो मेडिसिन है, बड़ी क्वाइट फेमस मेडिसिन है, लुप्रीन हो गई, डिस्प्रिन हो गई, तो उसके अंदर भी ये यूज किया जाता है ताकि ब्लड का जो फ्लो है, जो ब्लॉकेज है, उसको खत्म किया जाए। तो बेसिकली वो इसीलिए होता है। ये जो बाकी मेडिसिन हार्ट पेशेंट्स को दी जाती हैं कि उनकी वेन्स में जो ब्लॉकेज है वो खत्म किया जाए, तो उसके अंदर हेपरिन फाउंड होता है। और हेपरिन मेनली कौन बनाता है? लिवर बनाता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर नेचुरली कहाँ पे बनता है हेपरिन? हेपरिन नेचुरली बनता है लिवर, लिवर के। सो यहाँ तक हमारा जो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है वो कंप्लीट हो गया, न्यूट्रिएंट्स का एक पोर्शन। सो रिगार्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स कोई क्यूरी है तो आप चैट में भी पूछ सकते हो, अदरवाइज आप ओके का सिग्नल दे दो। एंड मैं मिनरल्स को स्टार्ट करता हूँ। कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड यही एमसीक्यूज आ सकते हैं। सब क्लियर है तो एक दफ़ा ओके बता दें, आप ओके कर दें, एंड देन आगे चलते हैं, मिनरल्स को प्रोसीड करते हैं। अच्छा जी, मिनरल्स जो है ना, मिनरल्स जो है ना वो बेसिकली टू टाइप्स के हैं। एक माइक्रो मिनरल्स हैं जिनकी बॉडी को ना बहुत कम ज़रूरत होती है, कम क्वांटिटी में वो चाहिए होते हैं। और दूसरे आपके मैक्रो मिनरल्स हैं जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होती है बॉडी। सो जो माइक्रो मिनरल्स हैं उनके अंदर आपका, फेमस माइक्रो मिनरल्स के अंदर आपका आता है आयरन, आयोडीन, कोबाल्ट, फ्लोरीन एंड जिंक। ये आपके फेमस माइक्रो मिनरल्स के अंदर आते हैं। सही है। एंड देन आपके मैक्रो मिनरल्स होते हैं जिसके अंदर आपका कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस एंड क्लोरीन आता है। माइक्रो मिनरल्स के अंदर आपका आयरन, आयोडीन, कोबाल्ट, फ्लोरीन एंड जिंक आता है। और जो मैक्रो मिनरल्स हैं उसके अंदर आपका कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, क्लोरीन एंड सोडियम आता है। सो अक्सर ये भी पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो मिनरल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो मिनरल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो मिनरल, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो मिनरल। सही हो गया। आयरन जो है वो बेसिकली क्या करता है? वो हेल्प करता है टू प्रोड्यूस हेमोग्लोबिन। ठीक है।
and hemoglobin is the key feature of which cell? रेड ब्लड सेल। और ये किस शेप के होते हैं? अच्छा, इसके अलावा आयरन की क्या दूसरी क्या इंपॉर्टेंस है? आयरन जो है ना वो विटामिन बी नाइन जो है ना उसको फोलिक एसिड कहते हैं। सो विटामिन बी विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि विटामिन बी वाहिद विटामिन है जिसके अंदर फर्दर और विटामिन भी है। तो जब हम विटामिन कल कर रहे होंगे तो मैं वहां पर आपको बताऊंगा कि विटामिन बी जो है उसको विटामिन विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। अच्छा, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि विटामिन ए जो है वो आपका रेटिनॉल कहलाता है और उसकी डेफिशिएंसी नाइट ब्लाइंडनेस कॉज करती है। विटामिन सी जो है वो आपका एस्कॉर्बिक एसिड कहलाता है और उसकी डेफिशिएंसी जो है वो स्कर्वी एक डिजीज होती है वो कॉज करती है। आयरन जो है वो हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ विटामिन बी नाइन, और विटामिन बी नाइन का साइंटिफिक नेम है फॉलिक एसिड। सो देन आफ्टर दैट आयरन का एक और यूज क्या है कि इट्स यूज फॉर फूड फोर्टिफिकेशन। आयरन इज यूज फॉर फूड फोर्टिफिकेशन, इन अदर वर्ड फूड इनरिचमेंट। फूड के अंदर जो आपकी ताकत है उसको इम्प्रूव करने के लिए आयरन जो है वो कांटेक्ट होता है, और डेफिशिएंसी ऑफ आयरन जो है वो एनीमिया कहलाती है। अब ये हेमोग्लोबिन प्रोड्यूस करने में काम आता है, तो एनेमिक पेशेंट्स में क्या कम होगा? कॉमन सेंस से चैट में आंसर कर दिया। एनेमिक पेशेंट्स जो होते हैं उनके अंदर क्या कम होता है? मतलब हर एक के सर्कल में कोई ना कोई दूर बार में या फैमिली में बंदा ये देखता ही है। और एनेमिक का ये होता है कि अगर उनका एनेमिक पेशेंट्स के अंदर फिर क्या शॉर्ट होगा? अगर आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया कॉज होता है, आरबीसीज और रेड ब्लड का जो काउंट है, जो बेसिकली हेमोग्लोबिन एचबी काउंट होता है, वो एनेमिक पेशेंट का कम होता है। सो इस वजह से एनेमिक पेशेंट को जब कोई इंजरी होती है और उसमें खुदा ना खास्ता ब्लड ज़्यादा लॉस हो जाए, तो उसको और जो नॉन एनेमिक पेशेंट है उन दोनों में से एनेमिक पेशेंट को, अगर फॉर एग्जांपल अगर नॉन एनेमिक पेशेंट 30 मिनट्स कर सकता है स्टोर के, वो बॉडी को बर्दाश्त कर सकता है हॉस्पिटल पहुंचने में या उसको फर्स्ट एड मिलने में प्रॉपर, ताकि उसका ब्लड का आउटफ्लो रोका जाए, तो जो एनेमिक पेशेंट होगा उसको 1/3 मतलब लाइक उसको 10 मिनट्स में आपको जो भी नियर बाय रेस्क्यू है या फर्स्ट एड के थ्रू रोक सकते हैं जिस तरह से भी, तो आपको उसका ब्लड रोकना होगा, अदरवाइज इट कुड लीड टू हिज और हर डेथ। अच्छा जी, चलिए 5 मिनट्स और करेंगे फिर देन हमारी ब्रेक होगी और फिर हम रिज्वाइन करेंगे इसी लिंक के थ्रू। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन जो है वो एनीमिया कॉज करती है, लेकिन आयरन की जो ये अक्सर एमसीक्यूज होता है और अक्सर आपने कवर भी किया होगा कि आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है, लेकिन आयरन की मोर कंसंट्रेशन हो जाए। वो कहते हैं ना किसी भी चीज की ज्यादती भी जो है नुकसानदेह होती है और किसी भी चीज की कमी भी नुकसानदेह होती है। सो इसी हवाले से जो आयरन है अगर आप उसकी मतलब आप उसमें चले जाएं, सरप्लस में चले जाएं आयरन के, तो पॉलीकाइथीमिया जो है वो बन जाता है, उससे मोर आरबीसीज इन द ब्लड बन जाता है। तो वो भी एक एबनॉर्मेलिटी है जिसको पॉलीकाइथीमिया कहते हैं। इसके अलावा आयरन की जो वन ऑफ द फेमस सोर्सेज है दैट्स डेट्स, इनको खजूर, तो वो आपकी जो है वो आयरन की फेमस जो है वो आती है। इसके अलावा दूसरा अभी बेसिकली मैं कर रहा हूँ आपको माइक्रो मिनरल्स करवा रहा हूँ, मैक्रो नहीं अभी हो रहे, अभी माइक्रो कर रहे हैं और कोशिश यही होगी कि माइक्रो मैं इसी हाफ में करवा लूँ। बल्कि माइक्रो जितने हो जाए वो ठीक है, और उसके बाद फिर मैक्रो जो है वो, एंड देन जो प्रोटीन से रिलेटेड थोड़ा सा पार्ट है वो सेकंड सेशन जितनी देर का होगा 15-20 मिनट का, क्योंकि ये 40 मिनट्स बाद खत्म हो जाएगी। सो हम उसमें वो चीज़ कर रहे हैं। सो अनदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इज कोबाल्ट। और कोबाल्ट किस चीज़ के लिए काम आता है? ये भी प्रोडक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन में हेल्प करता है। और ये इसके अलावा विटामिन कोबालमिन कहते हैं बी 12 को, विटामिन बी 12 को कोबालमिन कहते हैं, तो ये उसकी प्रोडक्शन में भी करता है। ये अक्सर अगर आपका कोई भी मल्टीविटामिन आपने देखी हो इनकोबाल के नाम से या न्यू कोबालमिन के नाम से, अक्सर सप्लीमेंट्स डाइट्स के अंदर जो दी जाती हैं उनके अंदर कोबालमिन बड़ा एक इंपॉर्टेंट होता है, रोल होता है। या आपको भी मेडिसिन का कोई आपको मल्टीविटामिन दिया गया हो तो उसके अंदर अगर फार्मूला पढ़े मेडिसिन का तो आपको उसके अंदर कोबालमिन मिलती है। तो वो जो कोबालमिन है जिसको विटामिन बी 12 है,
वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? वो कोबाल्ट की वजह से प्रोड्यूस होती है। सो कोबाल्ट एक तो प्रोडक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन में हेल्प करता है, दूसरा विटामिन बी 12 की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और विटामिन बी 12 जो है वो कोबालमिन कहलाता है। इसके अलावा ये को फैक्टर के तौर पे रोल प्ले करता है डीएनए सिंथेसिस। डीएनए सिंथेसिस में बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है इसका, और ये को फैक्टर के तौर पे रोल प्ले करता है। सही है जी। आयरन एंड कोबाल्ट क्लियर है तो आप ओके लिख दो एक दफा चैट में। अच्छा, इसके बाद ये है कि जी जिंक जो है वो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन में हेल्प करता है। जिंक जो है वो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन में हेल्प करता है, और बेसिकली इंसुलिन की शॉर्टेज होती है जो डायबिटिक्स पेशेंट होते हैं। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे, सेल्फ क्लियर था लेकिन फिर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि डेफिशिएंसी ऑफ जिंक किस चीज़ को लेके जाती है? डायबिटीज़ की जो टाइप 1 है, बेसिक जो टाइप है, वो डेफिशिएंसी ऑफ जिंक की वजह से होती है। ठीक है। और जिंक हेल्प्स इन हीलिंग द वोंड। अगर आप अब किसी शुगर पेशेंट आपकी फैमिली में हो, या वैसे आपने कभी किसी शुगर पेशेंट के बारे में पढ़ा हो, तो शुगर पेशेंट को अगर कोई चोट लग जाए तो वो जल्दी हील नहीं होती। उसकी क्या वजह है? कि उसके अंदर डेफिशिएंसी ऑफ जिंक होती है। तो उससे वाउंड हील नहीं होता, और दूसरा उसको डायबिटीज तो सारी बात होती ही है। तो डायबिटिक पेशेंट जो है उसकी जो वो नहीं होती, हील नहीं होती। ठीक है। और वर्ल्ड डायबिटीज डे जो है, मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूँ, चैनल पे मौजूद है इंटरनेशनल डे सीरीज के हवाले से, बल्कि डायबिटीज पे तो पूरा मेरा अलग से लेक्चर मौजूद है वर्ल्ड डायबिटिक्स डे पे। और वो किस दिन को मनाया जाता है? 24 मार्च। 24 मार्च को वर्ल्ड डायबिटीज डे के तौर पर मनाया जाता है। बेसिकली मैं साथ साथ ये जो साथ एसोसिएटेड चीजें होती है ना, ये मैं साथ आपको टिप्स एंड ट्रिक के तौर पे भी बताता हूँ। अब आप डायबिटीज पढ़े आपने यहाँ पर, तो इससे रिलेटेड जो जो दिमाग में एमसीक्यू आता है ना, वो यहीं पे लिख लो, जो आपको पता है। उससे आपको ये भी रिवाइज हो जाएगा कि मेरे कौन से एमसीक्यूज मुझे रिवाइज करने वाले हैं, कौन सा मेरी एरिया वीक है। अदरवाइज तो देर इज टू मच डाटा कि ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि आप इसको याद कर सको। तो इसका यही तरीका होता है ट्रिक करके याद करने का, कि आप इनको फिर साथ साथ चीजों को लिख रहे होते हो। सही है। सरप्लस ऑफ अगर जिंक हो जाए तो उससे क्या होता है? हाइपोग्लाइकेमिया। इससे क्या है कि लो ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। ठीक है। हाइपोग्लाइकेमिया, शुगर लो होना जिसको कहते हैं, वो जिंक की सरप्लस हो। अच्छा जी। और इसके बाद फिर फौरन आपने उसको कुछ ना कुछ इस तरह के पेशेंट को देना होता है, अदरवाइज बहुत नुकसानदेह हो सकता है उसकी लाइफ के लिए। अच्छा जी, इसके बाद ये कि जो आयोडीन, आयोडीन इज लास्ट, और इसके बाद फ्लोरीन एंड ऑल जो बाकी चीज़ें हैं वो फिर हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द जो हमारा सेक्शन होगा उसमें हम करेंगे। आयोडीन जो है वो हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। हार्मोन है, उसका नाम है थायरॉक्सिन। उसकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है आपका आयोडीन। ये आपका गले में ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड, उसके अंदर आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो पाया जाता है। अक्सर मतलब लाइक ये जो सॉल्ट के अंदर जो है ना, वो लिखा होता है कि आयोडीन मिला नमक, तो इसके नाम से जो है वो अक्सर उसकी किसी भी इश्तेहार की वो की जा रही होती है, प्रमोशन की जा रही होती है, एडवर्टीजमेंट की। सो आयोडीन जो है वो हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, और ये कहाँ पे पाया जाता है? थायराइड ग्लैंड में पाया जाता है। आयोडीन की जो डेफिशिएंसी है वो एक डिजीज कहलाती है ग्वाइटर। वो अक्सर आपने देखा होगा किसी गला ना मोटा उभार आ जाता है बाहर गले में नीचे, मतलब एक तो नेचुरल होता है, वैसी वो हड्डी होती है, लेकिन वो एक दूसरा एक उभार सा बहुत नजर आ रहा होता है, वो क्या होता है? ग्वाइटर डिजीज कहलाती है। और वो किसकी वजह से होती है? वो आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। आयोडीन का जो सरप्लस है ना, वो ग्रेव सिंड्रोम है, और ये बेसिकली आंखों में फैलाव आ जाता है, आईज आपकी स्प्रेड कर जाती है। सो ये एक मतलब वो है। सो यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप एक दफ़ा चैट में पूछ लो, अगर क्लियर है तो ओके कर दो। और अगर क्लियर है तो अभी बेसिकली अजान हो रही है, तो 7:11 हो चुके हैं। सो हम लोग कितने मिनट की ब्रेक चाहिए नमाज के लिए? नमाज के लिए कितने मिनट की ब्रेक चाहिए मगरिब की? 10 मिनट्स आर इनफ और 15 मिनट्स? ऐसा करो, 7:11 हो रहे, सो
10 मिनट्स बाद आ जाओ, ठीक है? मैं भी नमाज पढ़ लेता हूँ, आप लोग भी नमाज पढ़ लो, ठीक हो गया? चलो 7:25 पे आ जाओ, चलो ठीक है, 7:25 पे आ जाओ। 7:12 है, 7:25 पे रीज्वाइन कर लें, ठीक है? इसी लिंक के थ्रू 7:25 पे आप लोग फाइनल है, 7:25 पे फिर आप लोग रीज्वाइन कर लें। सही हो गया? देन वो अगला सेशन इतना लंबा नहीं है, 20 मिनट्स का ही है। तो आप आ जाओ नमाज के बाद 7:25 पे, और फिर इसको स्टार्ट करो, ठीक है? चलें जी, थैंक यू। स्टेबल 7:25 पे रीज्वाइन कर लीजिए।